हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी एक स्मार्ट तरीके से कर सकें, एक वेल गाइडेड मैनर में आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें एंड कंफर्टेबली आप लोग अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, समाज में आपका एक मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो एंड जिन पोस्ट पर आप जाएं उन पर रहते हुए देश की तरक्की और उन्नति के लिए आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, उन पर काम करते हुए आप भी देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे सिटीजनशिप के बारे में और सिटीजनशिप में भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस वगैरह थे वो सारे के सारे देखकर खत्म किए थे। आज उसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो दो वजूहात से इंपॉर्टेंट है। पहला तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में बना रहता है। टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून 1955। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहता है। स्टैटिक आपके जो प्रोविजंस या प्रावधान है उसके चलते भी, और दूसरा इससे रिलेटेड जो खबरें वगैरह आती रहती हैं तो करंट अफेयर्स में बर्निंग इशू बना रहता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह जब आया था और सीएए को लेकर जो नाटक वगैरह हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विवाद वगैरह हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, उसके केंद्र में भी यही कानून था। और इसके अलावा कई आपका अगर हम लोग बातचीत कर लें, एनआरसी की बातचीत कर लेते हैं, या फिर अगर हम लोग जैसे आजकल सेंसस के बारे में बातचीत हो रही है, एनपीआर की बात होती रहती है, इन सारी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वगैरह, इन सारी चीज़ों की बातचीत होती रहती है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के केंद्र में सिटीजनशिप एक्ट का जिक्र आता ज़रूर है। तो करंट अफेयर्स में भी ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में बना रहता है और स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप जो पूरा टॉपिक है इसका बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और यहाँ से भर भर कर सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट के लिए जो सीरियस है अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, अर्जुन की आंख की तरह जो एकदम अपने एग्जामिनेशन को लेकर पूरी तरह फोकस है और डेडिकेटेड है, हर उस सीरियस एस्पिरेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिटेल में अच्छे से पढ़कर तैयार करें। तो इसके एक एक एस्पेक्ट को, इसके एक एक प्रावधान को हम लोग देखेंगे, क्या क्या सवाल यहाँ से बनकर तैयार हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे और उसको इंटायरिटी में हम लोग कवर करेंगे। आपको इसको एक दो बार सिंसियरली देखना है और उसके बाद मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की आपकी तैयार हो जाएंगी। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईमानदारी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे, बस आप लोगों ने साथ में फोकस करके देखते जाना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, जनरल स्टडीज, इंडियन पॉलिटी, सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप में भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलें देखते हैं सर। तो हमारा जो ये सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 में पास किया गया था हमारी संसद के द्वारा, ये करता क्या है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हो गया, जब भारत का संविधान आपका अप्लाई हो गया, लागू हो गया और उसके अनुसार हमारा देश अब चलने लगा, उसके बाद अब अगर किसी को नागरिकता लेनी है या किसी को नागरिकता छोड़नी है या किसी की नागरिकता आपको खत्म करनी है, इस तरीके की जो भी आपकी समस्याएं वगैरह आती हैं, इस तरीके के जो भी मसले या इश्यूज वगैरह बनते हैं, उन सब चीज़ों से डील करने के लिए कानून जो है काम आता है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओरिजिनली जब ये कानून बनाया गया था तब ये इसमें एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी एक प्रावधान हुआ करता था। हालांकि बाद में 2003 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, तो आज की तारीख में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जैसा कोई प्रावधान इसमें देखने को नहीं मिलता। ये प्रावधान मगर पहले हुआ करता था। तो एक ये सवाल बनता है कि आपका क्या आपका सिटीजनशिप एक्ट जो है कॉमनवेल्थ प्रावधान, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान वगैरह थे आपके सिटीजनशिप एक्ट में? तो जवाब है हाँ थे, मगर अब है जवाब है बिल्कुल नहीं है, 2003 में रिपील कर दिया गया। तो याद रखिएगा सिटीजनशिप एक्ट जो है ये आपका जो नागरिकता कानून है ये क्या करता है, अगर किसी को नागरिकता देनी है, कोई कैसे ले सकता है, या किसी की नागरिकता छीननी है, या किसी को अपनी नागरिकता गिव अप करनी है, वो सारे मसले संविधान लागू होने के बाद से जितने भी ये मैटर्स वगैरह उठे हैं उन सब से डील करने की जिम्मेदारी इस कानून के ऊपर डाली गई है। अब इसमें ये लिखा हुआ है या फिर ये बोलता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है, भारत की नागरिकता अगर आप लेना चाहते हैं
एक्विजिशन अगर आप करना चाहते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये बोलता है कि भैया भारत की नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं, 5 ऐसे मेथड्स हैं या 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हो। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डेसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत की नागरिकता कानून 1955 के तहत कितने तरीकों से ली जा सकती है, या सिंपली पूछा जा सकता है कि आप भारत के नागरिक कितने तरह से बन सकते हैं। 5 तरह से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, याद रखना है। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डेसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। अब एक एक करके हम लोग इनको देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इन अलग अलग तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ में सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये बोलता है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर जुलाई 1 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट। मतलब ये कि भारत में आपका जिस दिन संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, या भारत में जिस दिन संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, या तो आप उस दिन पैदा हुए हो या उसके बाद कभी भी पैदा हुए हो, मगर 1 जुलाई 1987 के पहले तक अगर आपका जन्म हुआ है तब आप भारत के नागरिक बाय बर्थ हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके जो माता पिता हैं उनकी नागरिकता क्या है। बात इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। क्या बोला गया है, भारत में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, कब से कब के बीच में, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई बंदा पैदा या कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होता है तो वो बाय बर्थ, जन्म से वो भारत का नागरिक है, चाहे उसके माता पिता की नेशनैलिटी कुछ भी हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी में आगे बोला गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में 1 जुलाई 1987 के दिन पैदा हुआ है या 1 जुलाई 1987 के बाद में पैदा हुआ है, उसको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब जिस वक्त उसका जन्म हुआ था उस वक्त उसके माता पिता में से कम कोई एक जो है व्यक्ति वो भारत का नागरिक रहा हो। इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1987 या इसके बाद भारत में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको जन्म से भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब जन्म के वक्त में उसके माता पिता में से कम कोई एक जो है वो अगर उसके जन्म के वक्त में आपका भारत का नागरिक रहा हो। बस वही बात यहां लिखी है कि अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1 1987 इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे दो अपने को बातें समझ में आई। जन्म से कौन कौन बन सकता है, एक तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन से लेकर उस दिन या तो उस दिन पैदा हुआ हो व्यक्ति या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, कब तक, 1 जुलाई 1987 के पहले तक, तो भारत में पैदा हुआ हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके जन्म के वक्त में उसके माता पिता की नागरिकता क्या थी। 1 जुलाई 1987 या उसके बाद में अगर कोई बंदा या बंदी पैदा हुआ है, इस देश में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो उसको भारत का नागरिक तब माना जाएगा बाय बर्थ अगर जन्म के वक्त में, भारत में जब उसका जन्म हुआ है उस वक्त जन्म के वक्त में माता पिता में से कम कोई एक व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक रहा हो। तीसरा, वो सारे के सारे बच्चे जो या तो 3 दिसंबर 2004 के दिन पैदा हुए थे या 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए थे, इनको बाय बर्थ भारत का नागरिक सिर्फ तभी माना जाएगा जब जन्म के वक्त में इनके दोनों माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक रहे हों। इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान से सुनिएगा इसे, इनको सिर्फ तभी माना जाएगा if their parents are citizens of India or one of whose parent is a citizen of India and the other is not an illegal immigrant at the time of their birth। ठीक है जी, तो 3 दिसंबर 2004 को जो बच्चे पैदा हुए हैं या 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जो के दिन या उसके बाद भारत में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक कब माने जाएंगे, सिर्फ तभी माने जाएंगे जब जन्म के वक्त में या तो उसके दोनों माता पिता जो है भारत के नागरिक हों या फिर दोनों में से कम एक भारत का नागरिक हो और दूसरा जो है वो एक इलीगल इमिग्रेंट ना हो। इलीगल इमिग्रेंट का मतलब गैर कानूनी तरीके से जो है वो भारत में ना आया हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो है वो भारत में ना आया हो एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहां पे सवाल बनते हैं, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद में जो भी बच्चा पैदा हुआ है हिंदुस्तान में उसको भारत का नागरिक बाय बर्थ, जन्म से भारत का नागरिक वो तब माना जाएगा जब या तो जन्म के वक्त में दोनों माता पिता उसके आपके भारत के नागरिक हों या फिर जब आपका जब जन्म हुआ था उस वक्त एक आपके पेरेंट्स में से कम
कम जो है भारत का नागरिक हो, और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट या इमिग्रेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि गैर कानूनी तरीके से वो भारत में एंटर ना हुआ हो। ये 3 शर्तें जो हैं ये उन लोगों पर लागू नहीं होती जो फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में किसी दूसरे देश का राजदूत बनकर आया, कोई नेपाल का व्यक्ति है, कोई भूटान का है, कोई अमेरिका का है, कोई रशिया का है, कोई चाइना का है, कोई यूरोप के किसी देश का, अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट हिंदुस्तान में आके अपनी फैमिली के साथ में रह रहा है और काम कर रहा है, अपने देश के को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, राजदूत बनकर आया या जो भी है, अब अगर यहां पर रहते वक्त उसको कोई बच्चा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे हैं, कायदे से इनका जन्म हुआ तो हिंदुस्तान में है, तो अगर हम लोग नागरिकता कानून में बाय बर्थ के हिसाब से देखें तो इनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए, मगर इनको नागरिकता नहीं मिलती है। ये स्पेशली लिखा गया है, बाय बर्थ जो है इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फॉरेन डिप्लोमेट जो भारत में काम कर रहे हैं, इंडिया में पोस्टेड है, अपने देश वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर उनके बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, यहाँ पे उनके बच्चों का जन्म होता है, तो उनको जो है बाय बर्थ आपका इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी दूसरे देश आपका कोई एनिमी एलियन है, यानी कि कोई ऐसा देश जिसके साथ में आपके मित्रवत रिश्ते नहीं है, उसका कोई अगर व्यक्ति यहां पर आ गया, एनिमी एलियन है, चाहे वो लीगल तरीके से आया हो, इलीगल तरीके से आया हो, अगर वो एनिमी एलियन है और वो यहां पर आया और उसके बच्चे होते हैं, तो उनको भी बाय बर्थ भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से कि आपका किसी एक देश से आपका वॉर वगैरह है, या फिर किसी एक देश को आपने एनिमी डिक्लेयर कर दिया, अब उसके जो हैं नागरिक वगैरह आपके एनिमी एलियन हो गए। अब वो यहाँ पर लेट से घूमने फिरने के लिए आ गए, टूरिज्म वगैरह के लिए आ गए। अब अगर वो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं लेट से उनको, और लेट से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना बेबी वगैरह, और उनका बेबी डिलीवर हो जाता है यहाँ पे, उसका जन्म यहाँ हो जाता है, तो जन्म से अब उस बच्चे को जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कई लोग तो बोल सकते हैं जन्म हुआ है तो कायदे से बाय बर्थ तो उसको नागरिक मानना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। एनिमी एलियन और फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे जो है उनको बाय बर्थ जो है वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। तो ये जो है बाय बर्थ की कहानी है, अपने को याद रखनी है। ये पहला प्रावधान जो है अपन ने पढ़कर खत्म किया। इसमें तो सवाल वगैरह बनते हैं, डिस्कस भी करेंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, मगर याद रखना है क्या कहानी चल रही है। 26 जनवरी या 26/1/1950 ऐसे लिख देते हैं, 26/1/1950 का दिन। इस दिन जो जो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ है इस दिन या इसके बाद, कब तक, 1 जुलाई यानी कि 1/7/1987 तक हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है बाय बर्थ वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा, चाहे जन्म के वक्त उसके माता पिता हिंदुस्तान के नागरिक हों या ना हो, पहली। दूसरा, 1 जुलाई 1987 के दिन से लेकर के बाद से आपके जो के बाद जो भी व्यक्ति वगैरह यहाँ पे पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में बाय बर्थ, वो भारत के नागरिक कब माने जाएंगे, जब उनके दोनों में से कम एक माता पिता जो हैं जब उनका जन्म हुआ था तब इंडियन सिटीजन हो। तीसरा, 3 दिसंबर यानी कि 3/12/2004, 3/12/2004, 3/12/2004 के बाद से, या तो इस दिन या फिर इसके बाद जितने भी बच्चे वगैरह पैदा हुए हैं ये भारत के नागरिक सिर्फ तभी माने जाएंगे या तो जन्म के वक्त आपके दोनों माता पिता भारत के नागरिक हो, या दोनों में से कम एक भारत का नागरिक हो और दूसरा कम एनिमी एलियन ना हो। इसके अलावा अगर किसी फॉरेन डिप्लोमेट का बच्चा हिंदुस्तान में जन्म ले लेता है या फिर किसी एनिमी एलियन का बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है, बाय बर्थ वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो जाएगा, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। अगला आता है बाय डेसेंट। अब बाय डेसेंट में क्या कहानी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो दूसरा तरीका है जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं वो है बाय डेसेंट। अब बाय डेसेंट किस तरह से आप नागरिक बन सकते हैं वो बात की बात है। पहले ये समझते हैं डेसेंट का मतलब क्या होता है। डेसेंट या डिसेंडेंट दो शब्द हैं, इनका मतलब अपने को पता होना चाहिए। देखिए, आप अपने पिताजी के बच्चे हैं तो आपको आपके पिताजी का डिसेंडेंट बोला जा सकता है या फिर आपको आपके पिताजी का वंशज बोला जा सकता है। इसी तरह से आपको आपके दादाजी का भी जो है डिसेंडेंट या आपके दादाजी का भी जो है वंशज बोला जा सकता है, या उनके पहले जो रहे होंगे आपकी फैमिली में आप उनके भी जो है वंशज वगैरह कहलाएंगे। तो डिसेंडेंट का मतलब होता है किसी का वंशज होना, और ये जो एक पूरा क्रम चला आ रहा है कि आप अपने पिताजी के भी वंशज कहला सकते हैं, अपने दादाजी के भी, परदादा के भी, और इस तरीके से जो पूरा आपका वंशावली चली आ रही है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है डेसेंट। तो डेसेंट शब्द का मतलब अगर आप समझना चाहें मोटे तौर पर तो वंशावली होती है या वंश होता है, और डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। इस शब्द का अपने को मतलब जो है ध्यान रखना है। अब बाय डेसेंट आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। एक व्यक्ति जो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर December 10, 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डेसेंट इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मतलब ये कि कोई भी वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के दिन या 26 जनवरी 1950 के बाद
पैदा हुआ है और मगर 10 दिसंबर 1992 के पहले पैदा हुआ है भारत के बाहर कहीं पे भी, कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर कहीं पर भी पैदा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर कहीं पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, मगर 10 दिसंबर 1992 के पहले, वो जन्म के वो आपका सिटीजन ऑफ, वो जन्म के वक्त में आपका इंडियन सिटीजन बाय डेसेंट माना जाएगा अगर जन्म के वक्त में उसके पिता जो थे वो भारत के नागरिक थे। इंपॉर्टेंट है, यहां पे माता की बात नहीं की गई है। मतलब ये कि 26 जनवरी 1950, 26/1/1950 से लेकर अगर आपका जन्म 10/12/1992 के बीच में 1992 के बीच में अगर कहीं पर हुआ है और भारत के बाहर हुआ है, प्लस जब आपका जन्म हुआ था तब आपके पिता जो थे वो भारत के नागरिक थे, तब बाय डेसेंट वंशावली के अनुसार या वंशक्रम के अनुसार आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, पहला। दूसरा, अ पर्सन born outside India or on or after December 10, 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिसंबर या 1992 के दिन पैदा हुआ था या 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजन बाय डेसेंट तब माना जाएगा जब जन्म के वक्त उसके माता पिता दोनों में से कोई भी एक जो है इंडियन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। 10 दिसंबर 1992 के पहले की क्या कहानी है, अगर आपके पिताजी जो थे वो भारत के नागरिक थे तब तो आपको जो है माना जाएगा, मगर अगर उसके बाद में आप पैदा होते हैं 10 दिसंबर 1992 और उसके बाद अगर आप पैदा होते हैं भारत के बाहर कहीं पर भी, तो आपके माता पिता दोनों में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो फिर उसको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा बाय डेसेंट। तीसरा, 3 दिसंबर 2004 के बाद से यह कहानी है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है, भले उसके माता पिता जो हैं इंडियन ओरिजिन के रहे हों, तो उसको जो है बाय डेसेंट इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। मतलब ये कि ये जो पहली 2 कंडीशंस थी इसमें ऑटोमेटिकली बाय डेसेंट आप भारत के नागरिक हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद पैदा हो गए, 10 दिसंबर 1992 के पहले तक भारत के बाहर कहीं पर भी और जन्म के वक्त में पिताजी भारत के नागरिक हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डेसेंट जो है आप भारत के नागरिक हो गए। दूसरा, इस 10 दिसंबर 1992 के बाद में अगर भारत के बाहर कहीं पर पैदा हुए हो तो जन्म के वक्त में अगर माता पिता दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है, दोनों में तो अच्छी बात है, मगर अगर दोनों में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो भी बाय बर्थ जो है बाय डेसेंट जो है आप भारत के नागरिक हो जाओगे बर्थ के टाइम पे। मगर ये कहानी है, ये प्रावधान आपने हटा दिया 3 दिसंबर 2004 के बाद से। मतलब ये कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है तो वो बाय डेसेंट अपने आप ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक नहीं बन जाएगा। इसके लिए एक शर्त रखी गई है, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा बच्चा जो भारत के बाहर जन्मा है उसको बाय डेसेंट इंडिया का नागरिक या इंडिया का सिटीजन माना जाए तो उसकी शर्त यह है जिस दिन उसका जन्म हुआ है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर जिस भी देश में जन्म हुआ है वहां के इंडियन कंसुलेट में जाकर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है जी। या फिर अगर ये टर्म या फिर ये जो 1 साल का टाइम पीरियड निकल गया तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगी। अगर उन्होंने आपको परमिशन दी तो उसके बाद में ये टर्म एक्सपायर होने के बाद में अगर परमिशन मिलती है आपको तो फिर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा जो है भारत का नागरिक बाय डेसेंट कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 3 दिसंबर 2004 के बाद से जो भी बच्चे पैदा हुए हैं भारत के बाहर कहीं पर अगर जो बच्चे पैदा हुए हैं तो ऑटोमेटिकली उनके माता पिता भारत के नागरिक थे तो ऑटोमेटिकली वो जन्म के वक्त में या तो माता पिता दोनों थे या दोनों में से कोई एक भी था तो ऑटोमेटिकली बाय डेसेंट वो भारत के नागरिक नहीं बन जाएंगे। इसकी शर्त यह है कि जिस देश में वो बच्चा पैदा हुआ है वहां पे भारत का जो कंसुलेट है वहां पर जाकर उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराओ। कितने वक्त में? जिस दिन उसका जन्म हुआ है उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर वो बाय डेसेंट जो है इंडियन सिटीजन माना जाएगा। और अगर ये 1 साल का टाइम पीरियड निकल गया उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके परमिशन मांगो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब परमिशन देगी उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराओ, तब जाकर फिर आपको जो है ये बाय डेसेंट जो है वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कंसुलेट शैल बी accompanied by an undertaking in writing from the parents of such minor child that he or she does not possess the passport of any other country। अब जब आप जो एक बच्चा जब पैदा हुआ है उसके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका, तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चा खुद तो जाएगा नहीं अपनी एप्लीकेशन लिखकर, उसका जो ये जन्म का रजिस्ट्रेशन है वो कौन करवाएगा? उसके माता पिता ही करवाएंगे। तो जब ये बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन आप किसी इंडियन कंसुलेट में करवाने गए हो तो उसके माता पिता जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जब डालते हैं तो साथ ही साथ उनको एक अंडरटेकिंग
राइटिंग में देना पड़ती है कि ये जो माइनर चाइल्ड है, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसके पास में किसी दूसरे देश का कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको आपके माता पिता को जो है लिख कर देना पड़ेगा माइनर चाइल्ड के बच्चे, माइनर चाइल्ड के का जो है जिनका बच्चा है उसके बिहाफ पर, कि भाई इस बच्चे के पास में कोई किसी दूसरे देश का कोई जो है पासपोर्ट वगैरह नहीं है। इसके अलावा फर्दर अ माइनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डेसेंट एंड इज आल्सो अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ अनदर कंट्री विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग फुल एज। इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा मैं इस तरह से समझाता हूं कि अगर अमेरिका की धरती पर कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो बाय बर्थ जो है अमेरिकन सिटीजन हो जाता है। आप सपोज कर लीजिए कि 2 भारत के नागरिक हैं, वो लेट से अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो आपका वर्किंग वीजा पे गए हुए हैं, उनको वहां पे बच्चा होता है, बाय बर्थ वो बच्चा जो है अमेरिकन सिटीजन हो जाएगा। मगर इन लोगों ने जाके इंडियन कंसुलेट जो है अमेरिका का, वहां पर उस बच्चे का जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ये बच्चा जो है अब इंडियन सिटीजन बाय डेसेंट भी माना जाएगा। तो इस तरीके के बच्चे जो भारत के सिटीजन या भारत के नागरिक बाय डेसेंट हैं, मगर वो जन्म उनका कहीं और हुआ था और उसके कारण उस देश के कानून के अनुसार वो उस देश के भी नागरिक हैं, वो अगर जब आपके भारत के देश के कानून के अनुसार जब वो बालिग होते हैं, उसके बाद 6 महीनों के अंदर अंदर उनको उस देश की वो सिटीजनशिप को जो है रिनाउंस करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, हर वो माइनर बच्चा जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ था किसी दूसरे देश में, और उस देश में ये कानून है कि भाई जन्म हुआ है यहां पर, हमारी धरती पे पैदा हुआ है, तो हमारी नागरिकता इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, ठीक है जी। तो अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, माइनर है, बालिग नहीं हुआ, 18 का नहीं हुआ, माइनर है, और इस तरीके का कोई व्यक्ति बाय वर्च्यू बाय डिसेंडेंट जो है, बाय डेसेंट जो है वो भारत का नागरिक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि किसी दूसरे देश में जन्म हुआ था और उसके कानून के अनुसार उस देश की भी नागरिकता उसके पास में है, तो उसको जब वो फुल एज का हो जाएगा, यानी बालिग हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद 6 महीनों के अंदर अंदर उस दूसरे देश की नागरिकता उसको रिनाउंस करना पड़ेगी, नहीं तो अपने देश की चली जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एग्जांपल अमेरिका का ध्यान रखना कि लेट से यहां पे 2 लोग हैं इंडियंस, वो बाहर आपका यूनाइटेड स्टेट्स में गए, वर्किंग वीजा पे काम कर रहे हैं और वहां पे उनको बच्चा हो गया। अमेरिका का कानून है कि हमारे देश में जो भी बच्चा जन्मेगा बाय बर्थ वो अमेरिकन होता है, तो अब हम लोग, मगर उसके माता पिता ने जाके रजिस्ट्रेशन करवा दिया डेसेंट के थ्रू जो आपको सिटीजनशिप मिलती है उसका। अब पॉइंट यह है कि वो बच्चा तो माइनर है, मगर अब उसके अमेरिकन वो बाय बर्थ है, अमेरिकन सिटीजनशिप उसके पास में बाय बर्थ है, और इंडियन वो बाय डेसेंट, उसको एप्लीकेशन का उसने माता पिता ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। 18 साल का जैसे ही होगा तब तक वो भले ड्यूअल चलता रहे, डजंट मैटर, मगर 18 का होने के बाद, जिस दिन 18 का हुआ उस दिन से लेकर 6 महीनों के अंदर अंदर उसको अपनी नागरिकता जो है अमेरिकन रिनाउंस करना पड़ेगी, नहीं तो इंडियन चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी माइनर बच्चा जो इंडियन सिटीजन है बाय वर्च्यू ऑफ डेसेंट, और अगर किसी दूसरे देश का भी नागरिक है क्योंकि उस देश में पैदा हुआ था और उस देश के ऐसे कानून है कि जो बच्चा उस देश में पैदा होगा वो नागरिक, उनका बाय बर्थ जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो नागरिक हो जाएगा। अगर इस तरीके का कानून है तो बालिग होते ही 6 महीनों के अंदर अंदर उस देश की नागरिकता छोड़ो, नहीं तो हमारे देश की चली जाएगी। ये कानून है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो तरीका है जिसके तहत आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है वो है बाय रजिस्ट्रेशन। देखते हैं सर, तो अब रजिस्ट्रेशन के तहत किस तरह से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, उसके क्या प्रावधान है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में on an application register as a citizen of India any person not being an illegal migrant if he belongs to any of the following categories, namely, मतलब ये कि अगर आप भारत सरकार के पास में एप्लीकेशन लगाते हैं नागरिकता की, तो फिर वो जो है अगर वो चाहें तो, ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन लगाई है तो फिर आपको करना ही करना है, मगर अगर भारत की सरकार चाहे, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एप्लीकेशन डाली है नागरिकता की, तो आपकी एप्लीकेशन को अगर वो कंसिडर करते हैं तो उसके बाद अगर वो चाहें तो आपको भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इलीगल माइग्रेंट हो, यानी कि अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं थे और आप इलीगल तरीके से या गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसे हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप गैर कानूनी तरीके से अंदर आओ और उसके बाद में फिर जो है आप एप्लीकेशन वगैरह लगा दो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। उनके केस में ये लागू नहीं होता। जो वाजिब तरीके से हिंदुस्तान में आया है और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह उनको सेटिस्फाई करता है, उस तरीके का कोई व्यक्ति अगर एक एप्लीकेशन लगाता है कि भैया मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम एप्लीकेशन लिखी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, ऑब्लिगेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, अगर वो चाहे तो फिर उसको भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें
अब हम लोग देखेंगे इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो ये बंदा जो एप्लीकेशन लगा रहा है, एक तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर वो इनमें से किसी कैटेगरी के साथ बिलोंग करता है, इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तब जो है आप उसे नागरिकता देने के बारे में सोच सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के तौर के तहत आप भारत का नागरिक बनाने के बारे में। पहली कंडीशन क्या है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली भारतीय मूल का है, इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया में ऑर्डिनरीली 7 साल से रह रहा है, यानी कि 7 साल से इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। तो अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, कानूनी रूप से भारत का नागरिक नहीं है मगर भारतीय मूल का है, और वो जो है हिंदुस्तान में 7 साल से ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, 7 साल से अगर वो रह रहा है और उसने अगर एप्लीकेशन लगाई है कि भैया मुझे नागरिकता दे दो, और उसने रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता की एप्लीकेशन लगाई है, तो इसको जो है इसकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सकता है और इसकी एप्लीकेशन कंसीडर कर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको भारत का नागरिक बना सकती है। दूसरा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है और जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, कोई व्यक्ति अगर इंडियन ओरिजिन का है और इस इलाके के बाहर कहीं पर अगर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है और उसके बाद वो एप्लीकेशन लगाता है रजिस्ट्रेशन के जरिए मुझे सिटीजन बना लो, तो उसकी एप्लीकेशन को भी कंसीडर किया जा सकता है। बात समझिएगा, अनडिवाइडेड भारत या जो अखंड भारत था जिसमें आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश सब शामिल है, इसमें अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और इतने पूरे इलाके में नहीं रहता, यानी कि आज की तारीख में ना वो हिंदुस्तान में रह रहा है, ना पाकिस्तान में रह रहा है, ना बांग्लादेश में रह रहा है, इसके बाहर कहीं पर अगर वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है और ऐसा बंदा जो है वो एप्लीकेशन लगाता है भारत सरकार के पास में कि मुझे भारत का नागरिक बना लो, मुझे रजिस्टर कर लो सिटीजन के तौर पर, तो उसकी एप्लीकेशन को भी कंसीडर किया जा सकता है। तीसरा, a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। अब एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक के साथ में मैरिड है, जिसने भारत के किसी सिटीजन से शादी करी है और वो हिंदुस्तान में ऑर्डिनरीली 7 सालों से रह रहा था और उसके बाद उसने ये एप्लीकेशन लगाई है रजिस्ट्रेशन की। अब कई लोग ये बोलेंगे कि अगर आपने भारत के नागरिक से शादी कर ली और आपने अभी 7 साल तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा ऑर्डिनरीली, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हो रजिस्ट्रेशन की, तो इनको 7 साल रहने की परमिशन कहां से मिल जाएगी? तो ये आपके प्रावधान वगैरह होते हैं, आपके वीजाज वगैरह इशू हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म वीजाज वगैरह हो जाते हैं, और कई सारे आपके अगर स्पाउस वगैरह आपके भारतीय नहीं है तो भी उनको फिर रहने की परमिशन वगैरह मिल जाती है, वो कोई इश्यूज नहीं है। तो कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि अगर आप किसी विदेशी महिला या विदेशी पुरुष से शादी करके उसको हिंदुस्तान ले आओ तो फिर उसको रहने की परमिशन कैसे मिल जाएगी? तो मिल जाती है, कोई इश्यूज वगैरह नहीं है। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल है, एक आपने फेमस स्टार हैं आज की तारीख में मूवीज में काम करते हैं, अब पता चला कि उन्होंने काफ़ी वक्त पहले अपनी भारत की नागरिकता छोड़ दी है और उसकी जगह उन्होंने कनाडा की जो सिटीजनशिप है या कैनेडियन नागरिकता या कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया था। अब ये बात हालांकि छुपी हुई थी, किसी को पता नहीं था, मगर बाद में जब ये बात ओपन हुई तब भी किसी ने सवाल पूछा था कि फिर जब ये कैनेडियन नागरिक बन गए तो फिर इंडिया में कैसे रह रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि उनकी जो पत्नी है वो तो अभी भी इंडियन है, तो उनके स्पाउस होने के नाते फिर उनको रहने की परमिशन वगैरह है, या जो भी लॉन्ग टर्म वीज़ा या जो भी चीज़ होती होगी वो सारा व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो इसमें कोई इशूज़ नहीं है। कोई ये सवाल दिमाग में किसी के आए कि अगर कोई विदेशी भारतीय से शादी कर भी लेता है तो वो हिंदुस्तान में 7 साल रह कैसे रहा है एप्लीकेशन लगाने के पहले, ये अलाउड है, कोई इशूज़ नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी नागरिक से, भारत के किसी सिटीजन से मैरिड है और उसने ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई, तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाने के पहले से अगर वो 7 साल से ऑर्डिनरीली इंडिया में रह रहा था तो उसकी भी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद में माइनर चिल्ड्रंस ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और उसके माइनर चिल्ड्रंस हैं, यानी कि उसके बच्चे हैं जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, लेट से अगर वो बाय बर्थ भारत के सिटीजन्स नहीं है, अगर उनका जन्म भारत के बाहर कहीं पर हुआ है मगर उनके पेरेंट्स अगर इंडियन हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी इंडियन सिटीजनशिप मिले, तो वो भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के तहत इंडियन बनने की, और उनकी भी एप्लीकेशन ग्रांट अगर कर दी गई तो वो भी नागरिक बन जाएंगे। इसके अलावा पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, अब अगर कोई व्यक्ति है जो आपका बालिग है, फुल एज एंड कैपेसिटी का मतलब बालिग है, पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तौर से स्वस्थ है, और उसके माता पिता अगर इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन हैं, यानी कि उसके माता पिता ने, उसके पेरेंट्स ने एप्लीकेशन लगाई थी और वो अगर रजिस्टर्ड सिटीजन बन गए हैं भारत के, तो उनका जो बच्चा होगा उसको वो भी अपना एप्लीकेशन लगा सकता है। फुल एज और कैपेसिटी का अगर बालिग बच्चा है वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है, और अगर उसकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर लिया गया तो रजिस्ट्रेशन के तहत उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद में अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर
citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration. अब एक ऐसा व्यक्ति जो फुल एज और कैपेसिटी का है, मतलब बालिग है, शारीरिक तौर से मानसिक तौर से पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके या तो माता पिता या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट इंडिया के का पेरेंट इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसके सिटीजन थे, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये कि भारत आजाद होने के बाद में आपका वो व्यक्ति जो भारत के आजाद होने के बाद में भारत का नागरिक था, या फिर वो व्यक्ति जो जिसके माता पिता जो है भारत के आजाद होने के बाद में भारत के नागरिक थे। अगर ऐसा व्यक्ति उसने बाद में फिर या तो अपनी नागरिकता छोड़ दिया, उसके माता पिता ने छोड़ दिया और उसका जन्म कहीं बाहर हुआ है इस तरीके से, तो इस तरीके का व्यक्ति अगर चाहता है कि वो भारत की नागरिकता ले ले तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है रजिस्ट्रेशन के तहत, मगर इसकी शर्त यह है कि उसको एप्लीकेशन लगाने के पहले लगातार 12 महीने जो है कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना जरूरी है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि भारत के आजाद होने के बाद में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक था, बाद में छोड़ के चला गया और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, या फिर भारत के आजाद होने के बाद में कोई व्यक्ति के अगर माता पिता भारत के नागरिक थे, उन्होंने फिर वो नागरिकता छोड़ दी और वो कहीं और चले गए, वो बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद में अब वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, अगर इन दोनों में से कोई भी शर्त है तो फिर वो भी रजिस्ट्रेशन के तहत एप्लीकेशन डाल सकता है। भारत सरकार चाहे तो इसको कंसिडर कर उसको जो है भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर सकती है। अगला है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो फुल एज एंड कैपेसिटी का है, यानी कि पूरी तरीके से आपका बालिग है, शारीरिक मानसिक तौर से स्वस्थ है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के तौर पर रजिस्टर्ड है कम से कम 5 साल से। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस फिलहाल इतना समझिए कि एक स्कीम होती है। अगर कोई व्यक्ति ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के तौर पर कम से कम 5 साल से रजिस्टर्ड है एंड हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, और इसके अलावा वो जिस दिन ये एप्लीकेशन अपनी डाल रहा है कि मुझे नागरिक बना लो रजिस्ट्रेशन के तहत, उस दिन के पहले के जो 12 महीने गए हैं उसमें वो लगातार हिंदुस्तान में रह रहा था, ऑर्डिनरीली वो इंडिया में रिसाइड कर रहा था, तो इस तरीके के व्यक्ति की एप्लीकेशन को भी जो है कंसिडर किया जा सकता है। क्या क्या बात कही गई है, अगर आपके पास या तो एक तो आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड है उसकी रजिस्ट्रेशन कम से कम 5 साल से आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 5 years मिनिमम, उससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छी बात है। प्लस दूसरी शर्त क्या रखी गई है, दूसरी कंडीशन यह है कि आपको 12 महीने जो है कंटिन्यूअसली अपनी जो एप्लीकेशन आपने लगाई थी उसके पहले के जो 12 महीने हैं कंटिन्यूअसली आपको इंडिया में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर ये 2 शर्तें पूरी करते हैं तब आपको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। अगर वो भी उसके बाद सरकार के ऊपर है, अगर वो चाहे तो आपको आपकी जो एप्लीकेशन आपने लगाई है रजिस्ट्रेशन की उसको एक्सेप्ट करके आपको भारत का नागरिक बना लें, अगर नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए। ये जो है कुछ शर्तें हैं और हैं। A person shall be deemed to be of Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India or in such territory which became part of India after 15th August 1947। अब यहाँ पर जो बार बार शब्द आ रहा है कि इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति उसको माना जाएगा, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसमें इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति उसको माना जाएगा जिसका या तो खुद का जन्म या फिर उसके माता पिता का जन्म जो है अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, या फिर ऐसे किसी क्षेत्र या फिर ऐसे किसी इलाके में हुआ था जो 15 अगस्त 1947 के बाद में इंडिया की टेरिटरी बन गया, इंडिया का जो है आपका पार्ट वगैरह बन गया। All the above categories of person must take an oath of allegiance before they are registered as a citizen of India। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी के लोगों की आप बात कर लो, इनमें से किसी को भी अगर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और सरकार ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग इनको जो है भारत का नागरिक बनाने को तैयार हैं, तो इनमें से किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, जितनी कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, सबको जो है अपना रजिस्टर्ड होने के पहले भारत के नागरिक के तौर पर भारत के संविधान के प्रति आपका एलिजेंस, भारत के प्रति जो है वफादारी की कसम उठानी पड़ती है, हलफ उठाना पड़ता है, आपको इसकी प्रतिज्ञा लेना पड़ती है, आपको ओथ लेना पड़ती है, उसके बाद ही जो है आपको उसके बाद ही आपको रजिस्टर किया जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो याद रखना बहुत सारे प्रावधान है, यहाँ से सवाल वगैरह बनते हैं। रजिस्ट्रेशन की क्या कहानी है, आपने एप्लीकेशन देना पड़ेगी भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस भी ऑफिस को जो है इसके लिए आपने डेजिग्नेट कर रखा है, जिस भी रजिस्ट्रार वगैरह को आपने डेजिग्नेट कर रखा है उसके पास आप एप्लीकेशन दोगे, और उसके बाद है कि वो अगर चाहें तो आपको रजिस्टर कर लें एक आपका इंडियन सिटीजन के तौर पर या फिर ना करें। ठीक है जी।
अब उसकी शर्त क्या है तो वो अपन ने देख ली कि या एक पहला है कि आप इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि या तो आप या फिर आपके माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, या फिर वो इलाके में पैदा हुए हों जो 15 अगस्त 1950 आपका 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत की टेरिटरी वगैरह बना है किसी भी कालखंड में। एंड इसके अलावा आपका इस तरीके के व्यक्तियों को एप्लीकेशन लगाने के पहले कम से कम 7 साल तक भारत में जो ऑर्डिनरी रिसाइड करना जरूरी है। दूसरे, वो लोग इंडियन ओरिजिन के जो आपका अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर कहीं पे रह रहे हैं वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तीसरा, वो व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक से मैरिड है और एप्लीकेशन लगाने के पहले 7 साल से इंडिया में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो। किसी इंडियन कोई आपके इंडियन पेरेंट्स हैं, उनके माइनर बच्चे जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो या फिर वो बाय बर्थ इंडियन नहीं हो। इसके अलावा आपका फुल एज और कैपेसिटी के वो लोग जिनके माता पिता अगर रजिस्टर्ड थे इंडियन सिटीजन के तौर पर तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका या तो खुद आपके फुल एज इन कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि वो लोग जो या तो खुद भारत के नागरिक थे 26 जनवरी 1950 के बाद, या फिर उनके माता पिता भारत के नागरिक थे, बाद में किसी वजह से छोड़ दी आपकी नागरिकता और उसके बाद में फिर जो है अल्टीमेटली वो आप चाहते हैं कि आप उनको फिर से नागरिक बनाया जाए तो वो अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा वो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे कम से कम 5 साल से रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा एप्लीकेशन लगाने के पहले कम से कम 12 महीनों से यहाँ पे रह रहे हैं। ये शर्त जो है दोनों के ऊपर लागू होती है। ऐसे लोग जो या तो खुद भारत के पहले नागरिक थे और छोड़ के चले गए, या फिर ऐसे लोग जो जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे, बाद में फिर सिटीजनशिप वगैरह छोड़ दी और बच्चे का फिर जन्म कहीं बाहर हुआ है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप हो, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह के तहत। मगर एप्लीकेशन लगाने के पहले आपको कम से कम 12 महीने जो है लगातार इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना ज़रूरी है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो इन सारे तरीकों की मदद से आप भारत के सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन बन सकते हैं। एंड यहाँ पर ये बात जो निकल कर आती है इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी टेरिटरी भारत का हिस्सा बनी है, तो आपका जन्म उसमें हुआ हो या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में आपका जन्म हुआ हो, ठीक है जी, या फिर आपके माता पिता का जन्म हुआ हो, या तो आपका या फिर आपके माता पिता का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी इलाका भारत बना उसमें, ये सारी की सारी कैटेगरी के लोगों को एक ओथ लेना पड़ती है और उसके बाद में जो है अल्टीमेटली भारत के नागरिक बनते हैं। तो ये जो है बाय रजिस्ट्रेशन तरीका होता है। अब अगला जो तरीका है जिसके तहत आप भारत के नागरिक बनते हो वो है बाय नेचुरलाइजेशन। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि नेचुरलाइजेशन का तरीका क्या होता है। देखते हैं। अगला जो तरीका आता है जिसके तहत आप भारत की नागरिकता ले सकते हो वो है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के तहत आपको भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। The central government may, on an application, grant a certificate of naturalization to any person not being an illegal migrant if he possesses the following qualification। तो पहली चीज़ क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नेचुरलाइजेशन के तहत भारत का नागरिक बनाया जाए, उसकी पहली कंडीशन ये है आपको केंद्र सरकार के पास में एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी कि भाई मुझे नेचुरलाइजेशन के तहत जो है भारत का नागरिक बनाया जाए। अब उसके बाद में अगर वो चाहें, अगर उनको ठीक लगती है आपकी एप्लीकेशन, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हैं कि आज से इनको नेचुरलाइजेशन के तहत भारत का नागरिक बनाया जाता है। मगर एक बात ध्यान रखनी है, ये एप्लीकेशन कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं लगा सकता। इलीगल माइग्रेंट का मतलब होता है जो नाजायज तरीके से आपके देश में एंटर किए हैं और यहाँ पे फिर अब शरणार्थी वगैरह बन के रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है आप ऐसे लोग जो हैं इनको आप सिटीजन नहीं बना सकते। ऐसे लोगों को सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के तहत ग्रांट नहीं की जाती। जो लीगल तरीके से जायज़ तरीके से भारत में आया है, जिसके कागज़ वगैरह सही है, और अगर वो एप्लीकेशन लगाता है नेचुरलाइजेशन के तहत भारत का नागरिक बनने की, तब उसको जो है आप नेचुरलाइजेशन के तहत भारत का नागरिक बना सकते हो। अब किस किस कैटेगरी के लोगों को या किन क्वालिफिकेशंस रखने वाले लोगों को भारत का नागरिक नेचुरलाइजेशन के तहत बनाया जाता है, थोड़ा सा वो हम लोग अब देखते हैं। पहला, दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। पहली शर्त तो ये है, या फिर जो क्वालिफिकेशंस आपके पास में होने चाहिए उसमें पहली शर्त ये लगाई गई है कि आप ऐसे किसी देश के नागरिक ना हो जिस वक्त आपने भारत में भारत का नागरिक बनने के लिए नेचुरलाइजेशन के तहत एप्लीकेशन लगाई है। इस वक्त आप किसी और दूसरे देश के नागरिक तो होंगे ही होंगे। तो पहली शर्त यह है कि आप किसी ऐसे देश के नागरिक नहीं होने चाहिए जहां पर भारत के सिटीजन्स को नेचुरलाइजेशन के तहत उस देश का नागरिक बनने से रोका जाता हो। नेचुरलाइजेशन का मतलब पहले समझ लेते
लेते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है। अगर आप किसी एक जगह पे लंबे वक्त तक रहें तो फिर उस जगह के आप के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के ट्रेडिशंस, उन चीज़ों का कुछ ना कुछ आपके ऊपर असर पड़ता है। आप उस देश को या उस जगह को जहाँ पर आप एक लंबे वक्त से रह रहे हैं ज़्यादा बेटर तरीके से जानने लगते हैं, बजाय एक टूरिस्ट जो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया है, और आप कुछ हद तक जो है वहीं के हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है और इसके तहत जो है नागरिक बनाया जाता है या नागरिकता वगैरह दी जाती है। अब पॉइंट ये है कि पहली शर्त यही रखी गई है कि अगर आप किसी ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे भारत के नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के तहत अगर सिटीजन बनने से रोका जाता है या प्रिवेंट किया गया या उनके ऊपर रोक लगी हुई है, तो फिर आपको भी भारत में नेचुरलाइजेशन के तहत भारत का नागरिक नहीं बनाया जा सकता अगर आप किसी ऐसे देश से आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो वेल एंड गुड है, तब फिर आपकी जो है एप्लीकेशन वगैरह को कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा, दैट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटुक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। दूसरी बात यह कि आपको अपनी एप्लीकेशन वगैरह जब आप लगाओगे तो साथ में आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ती है कि इस वक्त जब मैंने भारत का नागरिक बनने के लिए नेचुरलाइजेशन के तहत मैं एप्लीकेशन लगाई है, मैं फलाने फलाने देश का नागरिक हूं इस वक्त। अब अगर आप लोग मेरी ये नेचुरलाइजेशन की कंडीशन या मेरी जो नेचुरलाइजेशन की ये जो एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट कर ली, तो फिर मैं ये वादा करता हूं आपसे कि मैं जो अभी जिस पर्टिकुलर देश का मैं नागरिक हूं उसकी सिटीजनशिप में रिनाउंस कर दूंगा और आपके देश की नागरिकता जो है मैं ले लूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है ये लिख कर देंगे कि मैं जिस भी देश का नागरिक हूं उस देश की नागरिकता को मैं छोड़ दूंगा, रिनाउंस कर दूंगा, अगर आपने मेरी जो एप्लीकेशन है नेचुरलाइजेशन के तहत इंडियन सिटीजनशिप की अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी शर्त यह है। तीसरी शर्त है that he has either resided in India or been in service of a government of India in India or partly the one and partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application। अब तीसरी शर्त यह है कि आपको या तो भारत में रहना जरूरी है जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी, या तो उसके पहले के लगातार 12 महीने आप हिंदुस्तान में कंटिन्यूसली रह रहे हो, पहली चीज, या फिर आप भारत जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके पहले के जो 12 महीने गए हैं तो भारत सरकार के लिए आप भारत सरकार के लिए आप किसी तरीके की कोई सर्विस वगैरह में थे या कोई काम वगैरह कर रहे थे। या फिर पार्टली 1 एंड पार्टली 2 का मतलब ये हो सकता है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके पहले के जो इमीडिएटली 12 महीने गए उसमें से कुछ वक्त आप इंडिया में ऑर्डिनरीली रिसाइड भी कर रहे थे और कुछ वक्त तक आप भारत सरकार के लिए जो है कुछ के लिए कुछ नौकरी वगैरह भी कर रहे थे, उनके लिए कुछ सर्विसेज वगैरह भी कर रहे थे। तो या तो दोनों में से कोई एक चीज आपने लगातार करना जरूरी है, या फिर दोनों चीजें जो भी आपका प्रोफेशन बनता है कि आपने 8 महीने सर्विस कर दी, 4 महीने आप रह गए, 8 महीने आप रह गए यहाँ पे कंटिन्यूसली, 4 महीने सर्विस कर दिया, 6-6 महीने कर ली, जो भी हो कहानी। मगर पॉइंट यह है कि आपने जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसके पहले के जो 12 महीने गए हैं उसमें लगातार या तो आप भारत में रह रहे हो या भारत सरकार के लिए आप किसी तरीके की कोई सर्विस या कोई खिदमत या फिर कोई मुलाजमत वगैरह कर रहे हो, या फिर कुछ वक्त आप रहे हो और कुछ वक्त आपने खिदमत वगैरह करी है, कुछ वक्त आपने उनके लिए कुछ आपने नौकरी वगैरह करी है, कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी है। तो पार्टली 1 पार्टली अदर का ये मतलब बनता है। दोनों काम या तो थोड़ा थोड़ा वक्त के लिए किए हैं, कंबाइंड तौर पर किए हैं, ओवरऑल 12 महीने बनना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, दैट ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months he has either resided in India or been in the service of government in India or partly the one and partly the other for a period amounting in an aggregate for not less than 11 years। अब ये सबसे मुश्किल शर्त है जिसके चलते भारत में नागरिक बनना बड़ा मुश्किल है नेचुरलाइजेशन के तहत। इसमें क्या बोला गया है कि आपने भारत सरकार आपने जो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है नेचुरलाइजेशन की उसके पहले के जो 12 महीने गए हैं, इन 12 महीनों में या तो आप भारत में लगातार रह रहे थे या फिर भारत सरकार के लिए आप किसी तरीके की कोई खिदमत वगैरह जो है वो कर रहे थे, कोई नौकरी या कोई काम वगैरह या कोई सर्विस वगैरह कर रहे थे। या फिर पार्टली 1 एंड पार्टली अनदर का मतलब क्या होता है कि कुछ वक्त आप रहे भारत में, ये जो 12 महीने गए हैं उसमें, और कुछ वक्त आपने सर्विस वगैरह करी है भारत सरकार की, या दोनों का कॉम्बिनेशन वगैरह बना के भी 12 महीने बने तो भी ठीक है, या फिर लगातार अगर आप रहे भारत सरकार की सर्विस में या फिर लगातार आप भारत में रहे वो भी चल जाएगा, 12 महीने जो भी बनता है। मगर ये 12 महीने के पहले के जो 14 साल गए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और इसी के चलते नेचुरलाइजेशन के तहत में नागरिकता आसानी से नहीं मिलती। ये जो 12 महीने के पहले के 14 साल गए हैं, इन 14 सालों में से एग्रीगेट कम से कम जो है, इनमें से कम आपको 11 साल भारत में रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, या फिर भारत सरकार की या फिर किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की जो है सर्विस वगैरह
वगैरह में रहना जरूरी है, या फिर पार्टली वन एंड पार्टली अनदर, कुल मिला के रहना और आपकी सर्विस वगैरह सब मिला के कम से कम 11 साल बनना चाहिए। वही बात यहां लिखी है, दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये जो 12 महीने का पीरियड गया है इसके पहले के जो 14 साल जाते हैं, यानी कि आज अगर भारत का नागरिक बनने के लिए नेचुरलाइजेशन के तहत में अगर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं, तो आज के पहले के जो ये 12 महीने गए हैं उसके पहले के जो 14 साल गए हैं, उन 14 सालों में से कम 11 साल या तो लगातार मैं इंडिया में रहा हूं, या फिर मैंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट वगैरह के लिए जो है मैंने कोई खिदमत वगैरह या कोई सर्विसेज या कोई नौकरी वगैरह परफॉर्म करी हूं, या फिर पार्टली वन एंड पार्टली अनदर, मतलब सर्विसेज वगैरह मिलाकर और भारत में जो रहना है वो मिलाकर टोटल कम से कम 11 साल बनना चाहिए। वो 12 महीने के पहले के जो 14 साल हैं उसमें से, तो लगातार जो 12 महीने आप रहे या फिर आपने काम वाम किया एक तो वो, और उसके पहले के लगातार 11 साल, तो कुल मिला के लगभग 12 साल जो है आपको ऑर्डिनरीली इंडिया में रहना जरूरी है। तब जाकर जो है आपको नागरिकता देने के बारे में सोचा जा सकता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज ये कि आपका कैरेक्टर वगैरह अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। ये भी जो एक बात है, दैट ही हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भारत की जो 8th शेड्यूल है उसमें जो हमारी लैंग्वेजेस वगैरह, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वगैरह का जिक्र किया गया है, जिसमें हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस वगैरह स्पेसिफाई की गई हैं, इनमें से कम एक लैंग्वेज का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, डोगरी हो, पहाड़ी हो, आपका राजस्थानी हो, या फिर आपका मैथिली भाषा हो, हिंदी भाषा हो, किसी भी एक उर्दू हो, किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा का जो है आपको ज्ञान होना जरूरी है, जिसका 8th शेड्यूल में जिक्र आता है। अगला जो पॉइंट है वो है दैट इन द इवेंट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम, he intends to reside in India or to enter into or continue in service under a government in India or under an international organization of which India is a member or under a society, company or body of persons established in India। अब ये जो लंबा चौड़ा ये आर्टिकल लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये अंडरटेकिंग भी देता है कि भाई अगर आपको नागरिकता मिल गई, यानी कि वो लिख कर देता है साथ में जब एप्लीकेशन लगा रहा होता है कि अगर मुझे भारत की नागरिकता मिल गई तो, या फिर मुझे अगर भारत का नागरिक जो है नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट इशू कर अगर बना लिया जाता है, तो मेरी ये इच्छा है, मैं ये इंटेंशन रखता हूं कि मैं भारत में ही जो है आगे रहना कंटिन्यू करूंगा, मैं भारत में रहूंगा, या फिर मैं या तो एंटर करूंगा या फिर कंटिन्यू करूंगा उस सर्विस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैं कर रहा हूं, या फिर किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूं, या फिर आपका किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए कर रहा हूं जिसका इंडिया एक मेंबर है, या फिर अंडर अ सोसाइटी, कंपनी और बॉडी पर्सन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, या फिर अगर इंडिया में कोई सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई है, कोई कंपनी है, कोई बॉडी वगैरह है, कोई बॉडी ऑफ पर्संस वगैरह एस्टैब्लिश की गई है, उसमें अगर मैं कोई सर्विस वगैरह में हूं तो या तो मैं कंटिन्यू करूंगा, या फिर मैं इसमें सर्विस वगैरह में जो है इसमें से किसी में एंटर करूंगा। ये आपको लिख कर देना पड़ता है। थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, मगर ध्यान से सोचिएगा इस बारे में, या ध्यान से सुनिएगा इसको फिर से। आप ये लिख कर दे रहे हैं कि मैं फलाना फलाना काम या तो कर रहा हूं, या तो मैं भारत में रह रहा हूं, या फिर मैं फलाना फलानी जगहों पे ये काम वगैरह कर रहा हूं। अब अगर आपने मुझे नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे दिया तो आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहना कंटिन्यू करूंगा, या फिर जिनके यहाँ मैं काम वगैरह कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कर रहा हूं, किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूं, किसी कंपनी में कर रहा हूं, कहीं और कर रहा हूं, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑफिस इंडिया में उसमें काम कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यू करूंगा या कंटिन्यू रखूंगा अपना काम करना। या फिर ये एप्लीकेशन में लगाना कि मैं अगर आपने मुझे नेचुरलाइजेशन के तहत में जो सिटीजन अगर बना लिया तो उसके बाद मैं फलानी फलानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में एंटर कर जाऊंगा, अभी मैं कर नहीं रहा हूं मगर फिर मैं इसमें कंटिन्यू कर लूंगा। इस तरीके से आपको एक अंडरटेकिंग वगैरह जो है देना पड़ती है। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और एनी may waive all or any of the above conditions for naturalization in the case of a person who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace or human progress. Every naturalized citizen must take an oath of allegiance to the Constitution of India। हालांकि अब ये जो इतनी सारी शर्तें लगाई गई हैं, EFG करके इतनी सारी जो शर्तें वगैरह लगाई गई हैं, इसके बाद में भी भारत की सरकार के ऊपर है कि वो आपको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट इशू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मगर साथ ही साथ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इनमें से या तो सारी की सारी शर्तों को वो माफ कर सकती है, या फिर इनमें से कुछ शर्तों को जो है माफ कर सकती है और नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर सकती है कुछ लोगों को। और वो लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने डिस्टिंग्विश सर्विस दी है, या तो आपकी साइंस की फील्ड में, या फिलॉसफी की फील्ड में, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, वर्ल्ड पीस हो गया, ह्यूमन प्रोग्रेस हो गया, इनमें से किसी भी अगर फील्ड में आपने डिस्टिंग्विश सर्विस वगैरह दी है तो फिर उसके लिए भारत सरकार या तो कुछ शर्तें या फिर सारी की सारी शर्तें वगैरह जो है वेव ऑफ कर
कर सकती है और उसके तहत और उसके बाद आपको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट कैसे मिला, ये सारी शर्तें पूरी करके मिला है या भारत सरकार ने बोला कि सब छोड़ो, इसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट जो है इशू कर दो। डजंट मैटर आपको सर्टिफिकेट कैसे मिला है, मगर नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलने के पहले आपको जो है ओथ और एलिजियंस लेना पड़ता है कि आप भारत के प्रति जो है निष्ठावान रहेंगे। एलिजियंस की जो है और वफादारी की जो है आपको ओथ वगैरह उठानी पड़ेगी, हलफ जो है उठाना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके तहत आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, नेचुरलाइजेशन। मगर लगभग 12 साल के आसपास जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आप नेचुरलाइजेशन वगैरह के तहत जो है भारत के नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी शर्तें वगैरह हैं, अगर आप पूरी करते हैं, बहुत सारे सवाल भी यहां से बनते हैं, तब आपको भारत का नागरिक नेचुरलाइजेशन के तहत बनाया जा सकता है। अब अगला जो टॉपिक आता है जिसके या अगला जो तरीका है जिसकी मदद से आप भारत के नागरिक बन सकते हो, वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि अगर कोई टेरिटरी वगैरह भारत का हिस्सा बनती है और आप उस टेरिटरी में रहते हैं तो फिर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं देख लेते हैं। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमंग द पर्संस ऑफ द टेरिटरी शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये कि अगर कोई विदेशी टेरिटरी या फिर कोई ऐसी जमीन या कोई ऐसा इलाका जो अभी भारत का पार्ट नहीं है, मगर अगर वो आगे चलकर भारत का हिस्सा बनता है, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बाकायदा स्पेसिफाई कर सकती है कि इस टेरिटरी में रहने वाले लोगों में से कौन लोग हैं जो भारत के नागरिक बन सकते हैं और कौन लोग जो हैं वो भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, या कौन लोग जो हैं जिनको भारत की नागरिकता मिलेगी या कौन है जिनको नहीं मिलेगी, या कौन को मिल सकती है किनको नहीं मिल सकती। ये बात भारत की सरकार जो है स्पेसिफाई करती है। सच पर्संस बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। उसके बाद जिस दिन भी नोटिफिकेशन जारी होता है कि ये फलाना फलाना इलाका भारत का हिस्सा बना था, अब यहाँ पे रहने वाले ये कैटेगरी के लोग जो हैं भारत के नागरिक इस तारीख से माने जाएंगे, तो जिस दिन आपकी नोटिफाइड डेट है उस दिन से वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल वगैरह इसके देख लेते हैं, उससे बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे जब पौंडीचेरी जो है वो आपका पार्ट बना था इंडिया का, या जिसको हम लोग आज की तारीख में पुडुचेरी बोलते हैं या यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी बोलते हैं, तो जब ये इंडिया का पार्ट बना था तब भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था सिटीजनशिप ब्रैकेट में पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी कि जो अपना सिटीजनशिप एक्ट या 1955 या नागरिकता कानून 1955 है, इसके तहत आपका जो भारत सरकार है उसने सिटीजनशिप किसके लिए, पौंडीचेरी के लिए एक ऑर्डर इशू किया था 1962 में, और इसके तहत उन्होंने आपका पौंडीचेरी में जो लोग थे उनको फिर नागरिक वगैरह, उनमें से किनको नागरिक बनाना है किनको नहीं बनाना है, कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, उसका पूरा का पूरा आपका ऑर्डर वगैरह आया था। अकॉर्डिंगली जो लोग सेटिस्फाई करते थे वो सारी की सारी शर्तें जिनको नागरिक बनाने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई थी वो सबके सब भारत के नागरिक बन गए, जो नहीं करते थे वो भारत के नागरिक नहीं बने। आप थोड़ा सा कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। असम अकॉर्ड करके एक अकॉर्ड हुआ था, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह जो थे उसके चलते सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह थे जो असम अकॉर्ड में कवर किए गए थे, उसके बारे में थोड़ी बातचीत हम करेंगे। मगर उसके पहले एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कितने तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं? भारत के नागरिक बनने के 5 तरीके हैं, पांचों के पांचों तरीके अपन ने देख लिए। बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये सारे के सारे तरीके अपन ने देख लिए। एंड इसके बारे में अपन और बात करेंगे कि इसमें से किस किस तरीके के सवाल वगैरह बनते हैं। अब थोड़ा सा जो है हमको ये स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड्स, असम अकॉर्ड्स के तहत सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, देखते हैं सर। तो पहली चीज़ तो ये कि असम अकॉर्ड्स हैं क्या। देखिए बात यह है कि जब देश का पार्टीशन हुआ था उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज का बांग्लादेश है वो इसके पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब ईस्ट पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद में काफ़ी बड़े लेवल पर जो है लोग दोनों तरफ से, इंडिया से और पाकिस्तान से एक दूसरे में माइग्रेट कर गए थे। तो आज का जो बांग्लादेश का इलाका है जो तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ से काफ़ी लोग आज के पश्चिम बंगाल और असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आ गए थे। इसके बाद में फिर जब आपका 1971 का वॉर हुआ था, उसके पहले भी 1970s में जब पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी बड़े लेवल पर बांग्लादेश में आपका जेनोसाइड वगैरह करना शुरू किया, तब भी काफ़ी लोग जो हैं बड़ी मात्रा में बांग्लादेश वगैरह से पश्चिम बंगाल में और असम वगैरह के इलाकों में आ गए। अभी जब बहुत बड़ी मात्रा में आउटसाइडर्स वगैरह या जो बाहर के लोग थे जो असम के नेटिव्स नहीं थे, वो लोग जब इनका आना
कंटिन्यू रहा या इनका इन्फ्लक्स लगातार होता चला गया, तो उसके बाद में एक वक्त के बाद में असम के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना ये था कि ये जो लोग आ रहे हैं इसके चलते असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल रही है और इसका जो कल्चर है और हमारा जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है और हमारा सारा जो कल्चर और बाकी सारी चीज़ें हैं सब खतरे में पड़ गया है, इसलिए हम लोग इनको यहाँ पे रहने नहीं दे सकते और इनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, इनको असम से आपको से बाहर भेजना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर फिर काफ़ी बड़े लेवल पर जो है एक बड़ा विद्रोह कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हो गई, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए असम में। अल्टीमेटली फिर जाकर 1985-1986 में जो है मसले थोड़े से ठंडे पड़े और असम अकॉर्ड करके एक अकॉर्ड जो है साइन हुआ था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस आपका जो ये अकॉर्ड था इसको साइन किया था। इसमें नागरिकता से रिलेटेड जो लोग अब बाहर से जो आपके लोग असम में आके बैठ गए हैं और कई सारे इलाकों में कई सारे ज़िलों में उनकी एक तरीके से मेजॉरिटी जैसी भी हो गई है, अब इनमें से किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली किसको रखा जाएगा असम में और किसको बाहर निकाला जाएगा, किसको भेजा जाएगा, उसके लिए एक अकॉर्ड साइन हुआ था जिसका नाम था असम अकॉर्ड। अब इस अकॉर्ड में सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं भारत के नागरिक के रिस्पेक्ट में, असम वगैरह में जो लोग हैं जो माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनके रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करनी है। ये एक छोटा सा स्पेशल प्रोविजन है सिटीजनशिप का और असम के रिस्पेक्ट में ही है। इसी के चलते बाद में आपका एनआरसी वगैरह जो है उसको कंडक्ट करवाया गया था। देखते हैं तो इसमें यह कहा गया है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 added the following special provisions as to citizen of persons covered by the Assam Accord which related to the foreigners issue। यानी कि आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1985 में पास किया गया था, आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, असम अकॉर्ड वगैरह साइन हुए थे, उसके बाद में ये सिटीजनशिप में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको साइन किया गया था। इसने जो है सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में या नागरिकता के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह ऐड किए थे। और ये स्पेशल प्रोविजंस क्यों ऐड किए गए थे? क्योंकि भारत सरकार ने असम अकॉर्ड साइन किए थे उन लोगों के साथ में जो असम में इंसर्जेंसी वगैरह कर रहे थे। इसके तहत यह बोला गया है ऑल पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर January 1, 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजंस ऑफ इंडिया एज फ्रॉम January 1, 1966। मतलब ये कि वो सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या वो मैंने आपको बता ही दिया कि अनडिवाइडेड इंडिया में आपका या आपके माता पिता या ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का जन्म होना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है और वो बांग्लादेश से असम में 1 जनवरी 1966 के पहले अगर एंटर कर गया और उसके बाद से वो ऑर्डिनरीली असम में ही जो है तब से लगातार रह रहा है, उसको 1 जनवरी 1966 से जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। ही शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम January 1, 1966। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का प्रावधान कोई नहीं था पहले, मगर क्योंकि घुसपैठिए इतनी मात्रा में आ गए थे और काफी लोग जो है आजादी के बाद से रह रहे थे शरणार्थी वगैरह बनकर, तो घुसपैठियों में जो 71 के वॉर के चलते आ गए और इसके अलावा और भी जो लोग असम में भरे जा रहे थे और आपका जो शरणार्थी 47 के बाद में आए थे उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए प्रावधान डाला गया था कि हर वो व्यक्ति जो है आपका 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से आपका असम में आ गया है, उसको 1 जनवरी 1966 से जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। एक असम अकॉर्ड के चलते 1985 के अमेंडमेंट जो सिटीजनशिप एक्ट में किया गया था उसमें प्रावधान ऐड किया गया। आगे ये बोलते हैं एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम on or after January 1, 1966 but before 25th March 1971 from Bangladesh and who have been ordinarily resident in Assam since the date of his entry into Assam and who has been detected to be a foreigner shall register himself। मतलब ये कि हर वो व्यक्ति जो असम में 1 जनवरी 1966 1 जनवरी 1966 के बाद में एंटर किया है मगर 25 मार्च 1971 के पहले आया है बांग्लादेश से, कहीं और से नहीं, बांग्लादेश से। कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के बाद भारत में एंटर किया है मगर 25 मार्च 1971 के पहले एंटर किया है, कहां से? असम में एंटर किया है, बांग्लादेश से। और तब से वो जो है असम में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तब से वो असम में लगातार जो है रह रहा है उसको, और उसके बाद में उसको जो है फॉरेनर के तौर पर डिटेक्ट कर लिया गया है। वो अब अपनी नागरिकता वगैरह प्रूफ नहीं कर पाया और अल्टीमेटली उसको एक आपका विदेशी के तौर पर या एक फॉरेनर के तौर पर डिटेक्ट कर लिया गया है, उसको जो है जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सच अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be deemed to be a citizen of India for all purposes as far as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of detection as a foreigner।
इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं। इसका मतलब यह है कि सपोज कर लीजिए मैं जो हूँ 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के पहले आज का जो बांग्लादेश है या उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उससे असम में एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैं असम में एंटर कर लिया, असम में एंटर कर गया, मगर बाद में फिर मुझे पकड़ लिया गया, बाद में मुझे डिटेक्ट कर लिया गया, ट्रेस कर लिया गया, और मैं अपना कोई भी सबूत नहीं दे पाया कि मैं यहाँ पर 1 जनवरी 1966 के पहले रह रहा था, और कुल मिला के ये प्रूव हो गया कि मैं जो हूँ फॉरेनर हूँ, ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई। इसके बाद में अब ये कहा गया है असम अकॉर्ड में कि अगर इस तरीके का कोई बंदा है जो पकड़ा जाता है, जो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में जो है बांग्लादेश से असम में आया था और वो तब से लगातार वहीं पे रह रहा था, ऐसा कोई बंदा अगर पकड़ लिया गया तो आपको क्या करना है, उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में अब आपको एक बार आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद से आपको 10 साल का एक पीरियड दिया जाता है। जिस दिन ये 10 साल का यानी कि जिस दिन आपको फॉरेनर के तौर पर डिटेक्ट किया गया था, उस दिन से जो है आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जिस दिन आप फॉरेनर के तौर पर डिटेक्ट किए गए, तो उसके बाद से 10 साल का जो है एक पीरियड गिना जाता है। अब ये 10 साल का पीरियड जब एक्सपायर हो जाएगा, जब ये यानी कि लेट से आज की तारीख है, आज की जो डेट है, इस दिन भैया मुझे जो है इन लोगों ने पकड़ लिया और डिक्लेयर कर दिया कि तुम फॉरेनर हो, या फिर इन लोगों ने जो है डिटेक्ट कर लिया कि मैं फॉरेनर हूं। इसके बाद मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जाके, जो भी रजिस्ट्रेशन का इन्होंने में से बोला। अब ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जिस दिन मुझे फॉरेनर के तौर पर डिटेक्ट किया गया था, उससे 10 साल तक का जो है एक पीरियड मिलेगा। ये 10 साल का पीरियड जिस दिन एक्सपायर हो जाएगा, जिस दिन ये 10 साल का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद से मुझे भारत का नागरिक माना जाएगा, उसके बाद से मैं भारत के नागरिक के तौर पर कंसीडर किया जाऊंगा, उसके बाद से मुझे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मगर जब तक ये 10 साल का पीरियड है, तब तक जो है मुझे वोट करने का राइट नहीं होगा। इस 10 साल के पीरियड में मुझे वोट करने का राइट नहीं होगा, और इसके अलावा मुझे जो भी सारे के सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन भारत के नागरिक के तौर पर मिलता है, वो सारे के सारे राइट्स वगैरह जो हैं दिए जाएंगे। अगला, तो ये जो है कुछ आपके पॉइंट्स वगैरह हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आप जितने भी लोग आपका फिर ये 25 मार्च 1971 के बाद में आए हैं असम अकॉर्ड में, फिर ऐसा था कि उनको वापस भेजना है और जो भी है वो सारी बातें हैं, मगर सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में ये कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह जो हैं जिनको जोड़ा गया था, वो सारे के सारे हम लोगों ने देखकर खत्म किए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आपका नागरिकता कितने तरीके से मिल सकती है उसकी बात कर ली है। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये देख लिया है कि आपका ये जो असम अकॉर्ड के रिस्पेक्ट में सिटीजनशिप एक्ट में जो आपके अमेंडमेंट वगैरह किए गए थे, उसकी क्या कहानी है। अब हम लोग बातचीत करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि आप नागरिकता कितने तरीकों से खो सकते हो, कितने तरीके या कितने मेथड्स हैं जिसके चलते आपकी नागरिकता जो है जा सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप व्हेन एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, विद रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है, वो बताता है कि भारत की नागरिकता लेने के अगर 5 तरीके हैं, तो भारत की नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसके चलते आपकी नागरिकता जा सकती है। वो नागरिकता चाहे तो आपको भारत के संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसके चलते ऑटोमेटिकली मिल गई हो, या फिर जो आपका सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया इसके तहत अगर आपने अपनी नागरिकता हासिल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से किस तरह से आपने हासिल करी है, मगर इस नागरिकता को खोने के 3 तरीके होते हैं, या ये 3 तरीकों से नागरिकता आपकी जा सकती है या चली जाएगी। पहला है रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डेप्रीवेशन। तीनों को अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? बाय रिनंसिएशन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाउएवर इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विथहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिनंसिएशन का मतलब क्या है कि आप रिनाउंस कर दो, आप गिव अप कर दो। कोई भी भारत का नागरिक जो फुल एज और कैपेसिटी का है, जो बालिग है, शारीरिक मानसिक तौर से स्वस्थ है, किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में नहीं है, अगर वो चाहे तो एक डिक्लेरेशन जो है कर सकता है कि, और डिक्लेरेशन से मेरा मतलब कानूनी तौर पे डिक्लेरेशन करने की बात मैं कर रहा हूं, कि वो एक डिक्लेरेशन कर सकता है कि भाई मैं रिनाउंस कर रहा हूं अपनी इंडियन सिटीजनशिप, मैं अपनी भारत की नागरिकता जो है छोड़ रहा हूं। जिस दिन आपका ये जो डिक्लेरेशन है उसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होगा, उस दिन से आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, उस दिन से जो है आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। मगर इस तरीके का डिक्लेरेशन अगर आपने किसी जंग के वक्त में या किसी वॉर के वक्त में किया है, जब जिसमें भारत इन्वॉल्व है, तब फिर आपका ये जो डिक्लेरेशन वगैरह है और ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इसको विथहेल्ड किया जा सकता है, और जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता, हो सकता है तब तक आपको नागरिकता छोड़ने ना दी जाए, या जिस दूसरे देश की आप लेना चाहते हैं वो तब तक आप नागरिकता वगैरह ना ले पाए। फर्दर व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसके जितने
जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, उसके जितने भी आपके माइनर बच्चे हैं, उन सबकी नागरिकता भी चली जाती है, ऑटोमेटिकली उन सबकी नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि अगर वो बच्चे चाहें तो जब वो आपका 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद अगर वो चाहें तो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी भारत की नागरिकता को फिर से ले सकते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती तो थी नहीं कि उनके माता पिता या जो भी थे उन्होंने अपनी नागरिकता को छोड़ दिया है, मगर उसके चलते ऑटोमेटिकली क्योंकि उनकी नागरिकता भी चली गई है, क्योंकि वो नाबालिग थे, तो जैसे ही वो 18 के होते हैं उसके बाद में अपनी नागरिकता को रिज्यूम कर सकते हैं, उनको भारत की नागरिकता फिर मिल जाएगी। दूसरा जो तरीका होता है जिसके तहत आपकी नागरिकता चली जाती है वो है बाय टर्मिनेशन। रिनंसिएशन में तो सामने वाला अपनी मर्जी से छोड़ रहा है, टर्मिनेशन में जरूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ रहा हो, मगर यहाँ पे सरकार जो है उस अपनी मर्जी से, सरकार अपनी खुद की मर्जी से जो है उसकी नागरिकता छीन सकती है। कैसे देख लेते हैं। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली, कॉन्शियसली, नोइंगली और विदाउट ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। मतलब ये कि अगर कोई भारत का नागरिक है, वो अपनी मर्जी से, जानते बूझते हुए, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के प्रभाव में आए, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अक्वायर कर लेता है, जैसे ही उसे किसी दूसरे देश की नागरिकता मिलेगी ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है, उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। हालांकि अगर ये आपने तब किया है जब किसी कोई जंग चल रही है और उस जंग में हिंदुस्तान शामिल है, तब यह प्रोविजन लागू नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, by deprivation, it is a compulsory termination of Indian citizenship by the central government if। अब deprivation जो है इसमें भारत की नागरिकता कंपल्सरीली जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है आपसे छीन लेती है, और उसकी कुछ शर्तें वगैरह हैं जिसके तहत आपसे जो है छीनी जाती हैं। वो क्या क्या शर्तें हैं देख लेते हैं। पहला है कि द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर ये प्रूव हो जाए कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन के तहत या नेचुरलाइजेशन के तहत या किसी भी तरीके से जिस तरह से भारत की नागरिकता ली थी उसमें आपने कुछ फ्रॉड किया था, उसमें आपने कुछ जो है धोखाधड़ी करी थी, अगर यह प्रूव हो जाती है तब आपकी नागरिकता चली जाएगी। तब उस केस में भारत की सरकार जो है कंपल्सरीली आपकी जो नागरिकता है उसको टर्मिनेट कर सकती है। दूसरा, इफ द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी शो करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तीसरा, द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। अगर किसी जंग के वक्त में, किसी युद्ध के वक्त में आपके नागरिक ने इलीगल तरीके से जो दुश्मन देश था उसके साथ में अगर कम्युनिकेशन वगैरह स्थापित किया है या उसके साथ में किसी तरीके का कोई अनलॉफुली व्यापार वगैरह किया है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अब अगर लेट से किसी व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के तहत में अगर भारत का नागरिक बनाया गया और भारत का नागरिक बनने के बाद में 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें उसको या तो भारत में या फिर कहीं और उसको अगर किसी भी देश वगैरह में जो है अगर इंप्रिजनमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है उसकी नागरिकता जा सकती है। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अगर आपका कोई भारत का नागरिक है वो या फिर किसी व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के तहत भारत का नागरिक बनाया गया, उसके बाद किसी देश में अगर उसको 2 साल की सजा हो गई तो फिर उसकी जो नागरिकता है ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आप डेप्रिवेशन के तहत कंपल्सरी इसको टर्मिनेट कर दोगे। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली। अगर कोई नागरिक लगातार भारत से 7 साल से लगातार बाहर रह रहा है, यानी कि अगर लेट से मैं भारत का नागरिक और मैं बाहर चला गया और मैं 7 साल लगातार भारत से बाहर हूं, एक दिन के लिए भी इस बीच में भारत नहीं आया, तब भी जो है डेप्रिवेशन के चलते भारत की नागरिकता जो है आपकी चली जाएगी। हालांकि ये जो प्रावधान है ये 2 लोगों पर लागू नहीं होता, एक आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर और दूसरा आपके जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उन डिप्लोमेट्स वगैरह के ऊपर भी जो है ये लागू नहीं होता है। उनके अलावा जो है अगर कोई एक व्यक्ति है वो 7 साल तक लगातार भारत से बाहर है, भारत का नागरिक भी है, तो 7 साल होते ही उसके बाद डेप्रिवेशन के चलते उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो ये जो है आपके कुछ प्रावधान वगैरह हैं जिसके तहत भारत की नागरिकता आपके हाथ से जा सकती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रावधान या जितनी भी बातचीत हमको करनी थी वो खत्म होती है। अब हम लोग इसके ऊपर कितने तरीके के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बन सकते हैं जनरली उसके बारे में बातचीत करेंगे। बाद में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं उसके बारे में। मगर हम लोग फिलहाल ये देखेंगे कि कितने तरीके के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। तो हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के साथ में अपनी बातचीत की शुरुआत करी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 पहला सवाल तो यही बनता है कि करता क्या है या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि सिटीजनशिप का एक्विजिशन से रिलेटेड कोई मसला हो, लेने से रिलेटेड या भारत की नागरिकता देने या गिव अप करने या छीनने से रिलेटेड कोई भी मसला हो, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू होने के बाद में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देनी है या नहीं देनी, किसी
व्यक्ति से भारत की नागरिकता लेनी है या नहीं लेनी, जो भी है इस तरीके के जितने भी मसले हैं भारत का संविधान लागू होने के बाद में, उन सबसे कौन डील करता है या उन सबसे रिलेटेड कोई भी अगर प्रावधान वगैरह है वो आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन एक सिंपल सा बन सकता है, बहुत आसान सा, कि भारत की नागरिकता हासिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं। 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको 4 नंबर 5 नंबर लिखे जा सकते हैं। तो याद रखना पड़ेगा भारत की नागरिकता हासिल करने के कुल मिला के 5 तरीके हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कितने तरीकों से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। अब इन 5 में से कुछ तरीकों के नाम लिखे होंगे, कुछ एडिशनल कुछ मेथड्स डाल दिए जाएंगे, तो उसमें से फिर अपने को जो ये 5 में से जो नाम है उनको छांटना होगा। तो पहला तरीका है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डेसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। बाय बर्थ के सारे प्रावधान हमने देख लिए थे। इसमें से जो क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, एक ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि अगर इंडिया में कोई फॉरेन डिप्लोमेट है तो और उसको यहाँ पर पोस्टिंग के वक्त में अगर उसको यहाँ पे कोई बच्चा होता है तो क्या उसके बच्चे को भारत का नागरिक बाय बर्थ माना जाएगा, हाँ या ना? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये जो है बच्चा फॉरेन डिप्लोमेट का वो बाय बर्थ भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई एनिमी एलियन भारत में आ गया या रह रहा है और उसको यहाँ पे कोई बच्चा होता है तो बाय बर्थ उसका भी बच्चा जो है इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा बाय बर्थ। बाकी भारत के बच्चे जो हैं आपका बाय बर्थ जो है भारत में कौन कौन जो है नागरिक बन सकता है, उससे रिलेटेड सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। डेसेंट की बात की जाए तो उसके भी हम लोगों ने सारे नियम कायदे देख लिए थे, जिनकी मदद से जो है आप अपने भारत के नागरिक वगैरह जो है बन सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो प्रोविजंस वगैरह है वो हम लोगों ने देख लिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह के तहत में भारत का नागरिक बना सकती है। इसके बाद में आपका नेचुरलाइजेशन का जो तरीका है उसके बारे में हम लोगों ने सारी बातचीत कर ली है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके बन के तैयार हो सकते हैं और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वगैरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये कि सवाल कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो जा कैसे सकती है, तो 3 तरीके होते हैं जाने के। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनकर तैयार होगा। अब रिनंसिएशन के ऊपर से जो है इसमें से एक सवाल बनकर आ सकता है, टर्मिनेशन में से एक क्वेश्चन बन सकता है और डेप्रीवेशन में एक सवाल बन सकता है। एक ये बन सकता है कि अगर कोई आपका फॉरेन डिप्लोमेट या फिर अगर कोई स्टूडेंट अगर लगातार 7 साल से बाहर रह रहा है तो क्या डेप्रीवेशन के चलते उसकी नागरिकता चली जाएगी? तो जवाब है नहीं, उसकी नागरिकता जो है नहीं जाएगी। बाकी जितने भी आपके केसेस वगैरह हैं उन सबकी नागरिकता वगैरह चली जाएगी। तो इसी के साथ में अपना जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है यहीं पे खत्म होता है एंड इसी के साथ में हम लोग जो है अपने सेशन वगैरह को भी यहीं पर समाप्त करेंगे। अब समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको सेशन की शुरुआत में भी बोला था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि हम लोग यहाँ पे कभी आपसे ये नहीं बोलते कि हमारा कोर्स आपको पैसे दे के खरीदना पड़ेगा या एंड उसमें फिर अगर आप कोई कूपन कोड वगैरह लगा देंगे तो फिर वो आपको इतने कम दामों पर जो है मिल जाएगा, और इस तरीके से कोई भी बात हम लोग ये नहीं करते आपसे। हम आपसे ये बोलते हैं हमारा सारा का सारा कंटेंट जो है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप हमारा ये सारा का सारा कंटेंट देख कैसे सकते हैं। इस कंटेंट को एक्सेस करने के आपके पास में 3 मोड्स हैं। एक तो आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक आप यूट्यूब के चैनल पर जाकर हमारा ये सारा का सारा कंटेंट देख सकते हैं। दूसरा आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं और तीसरा आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारे ऐप को डाउनलोड कर उस पर भी देख सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी माध्यम की मदद से आप हमारा कंटेंट वगैरह जो है एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसको आप चाहें तो अपने सेल फोन पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर चला लीजिए, चाहें तो आप इसको अपने टैबलेट पर एक्सेस कर लीजिए, चाहें तो इसको अपने लैपटॉप पर चला लीजिए या अपने PC पर चला लीजिए। ये सब जगह एक्सेसिबल है, सब जगह जो है ये चल जाता है। आप हर जगह जो है इसका इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं एंड जहाँ पर भी आप देखना चाहें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल वगैरह हो उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराई जाती है, मगर इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स अपने आप में एक वेंचर है जिसका ये प्रयास है कि भारत के हर बच्चे तक क्वालिटी फ्री एजुकेशन वो लेकर जाना चाहता है। इसी बाबत हम लोगों के यहाँ आपको ना सिर्फ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कंटेंट देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड और भी बाकी जो एस्पेक्ट्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट वगैरह देखने के लिए मिलता है। अब CBSE की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे जितनी भी क्लासेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबका कंटेंट आपको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए मिलता है, चाहे इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों में। इसके अलावा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और इसके अलावा जो दूसरे आपके स्टेट बोर्ड्स हैं उनका भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हैं, CVT के लिए कर रहे हैं, IIT JEE के लिए कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों रुपये लगा रहे हैं, कोटा वगैरह जा रहे हैं, घर परिवार से दूर रह रहे हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है।
सारा का सारा जो प्रिपरेशन है, इसका जो सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है वो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी इसके अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर वगैरह इंप्रूव करना चाहते हैं, उसकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जेआईबी, सीएआईबी, जितने भी आपके वेरियस एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं सबकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है। सबका कंटेंट वगैरह जो है यहाँ पर आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाता है। तो इसको देखें, इसकी मदद से जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को धार दें, जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रिपरेशन को उतना ज़्यादा आला से आला बनाते चले जाएं। इसके अलावा दूसरे लोग जिनको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में नहीं पता उनको भी इसके बारे में बताएं और उनकी भी हेल्प करें एंड तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे चलते रहें। ज्ञान शेयर करने की जो एक अलग हमने जलाई है, इसमें आप भी अपना योगदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो संदेश है उसको आप लेकर जाएं। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।